ओपन हार्ट सर्जरी, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा और फिर सोचा भी होगा कि क्या वाकई सर्जरी में दिल खोल कर रख दिया जाता है। इसे दिल की सबसे ज़्यादा रिस्की सर्जरी मानी जाती है क्योंकि सर्जरी में दिल की धड़कनें रोक दी जाती हैं। डर गए सुन के? डरने की ज़रूरत नहीं है, दिल को ज़िंदा रखने का पूरा इंतज़ाम होता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम ओपन हार्ट सर्जरी पर डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि ओपन हार्ट सर्जरी क्या होती है, ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है, ओपन हार्ट सर्जरी कैसे की जाती है और दिल की बाकी सर्जरीज जैसे कि स्टेंट्स डालना या बाईपास, इलाज के मामले में ओपन हार्ट सर्जरी इनसे कितनी अलग है। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। यदि हार्ट को आप देखें तो ये एक ब्लड फिल्ड मसल पंप है और इसके अंदर यदि हमें काम करना है तो पूरे के पूरे ब्लड को हटाना पड़ेगा और हार्ट को रोक कर तब हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो वो ऑपरेशन जिनमें हमें हार्ट को रोकने की जरूरत पड़ती है उसके लिए हम एक हार्ट लंग मशीन की सहायता से हार्ट के फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हार्ट को रोककर फिर उसके अंदर काम करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। यदि देखा जाए किन स्थितियों में ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो मैं इनको 3 कैटेगरी में बांट सकता हूँ। ज्यादातर पैदाइशी बीमारियां जो हार्ट की हैं उनमें ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें हमें हार्ट के अंदर काम करना पड़ता है। दूसरी कंडीशंस, यदि हमें हार्ट के वाल्व बदलने या रिपेयर करने की जरूरत है तो उस कंडीशन में भी ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बाईपास सर्जरी में 2 तरीके से होती है। कुछ केसेस में हमें हार्ट लंग मशीन की जरूरत पड़ती है और कुछ केसेस में हम बिना हार्ट लंग मशीन की जरूरत के ही ऑपरेशन कर सकते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के लिए सबसे पहले हम हार्ट तक पहुंचते हैं। इसके लिए जो कॉमनेस्ट तरीका ये है कि हम छाती की जो मिडिल बोन है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं उसको काट कर अंदर जाते हैं। फिर हार्ट के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, उसको काट कर जब हम अंदर जाते हैं तो हार्ट अंदर स्थित होता है। इसमें हार्ट में नॉर्मली जो ब्लड आता है, इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वीनस साइड में आता है, वहां से हम ब्लड को डाइवर्ट करते हैं। इससे पहले हम मरीज को एक दवाई देते हैं जिसको हिपेरिन कहते हैं। इससे ब्लड में थक्का जमने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। ब्लड को वीनस सिस्टम से डाइवर्ट करके हम एक ऑक्सीजनेटर में ले जाते हैं जहां पर इसको ऑक्सीजनेट किया जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप की सहायता से हम मरीज की एओर्टा में पंप कर देते हैं। एओर्टा वो आर्टरी है जो कि ब्लड को हार्ट से पूरे के पूरे शरीर में लेके जाती है। इसके बाद हम एक विशेष प्रकार की दवाई को इंजेक्ट करके हार्ट की बीटिंग और हार्ट बीट को रोक देते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर काम करते हैं, जो प्रोसीजर करनी होती है वो पूरी करते हैं। इसके बाद फिर दोबारा से हार्ट को रिवाइव करते हैं और धीरे धीरे इनका जो मशीन का सपोर्ट था हार्ट लंग मशीन का उसको कम करके मरीज को हार्ट लंग मशीन से सेपरेट। पैदाइशी बीमारियों में ज्यादातर ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वाल्व के केसेस में ज्यादातर ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसका इलाज हम स्टेंट से भी कर सकते हैं और बाईपास से भी कर सकते हैं। इनके इंडिकेशन डिपेंड करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी की एक्सटेंट क्या है, लोकेशन क्या है और मरीज की जनरल कंडीशन क्या है या मरीज को और कोई अन्य गंभीर बीमारी तो नहीं है। उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि मरीज को स्टेंट की जरूरत है या बाईपास की जरूरत है। ओपन हार्ट सर्जरी के अपने रिस्क हैं। सर्जरी के बाद मरीज को बेहतर होने में लगभग 6 महीने का समय लगता है, इसलिए सर्जरी के बाद अपना पूरा ख्याल रखें और डॉक्टर ने जो भी एहतियात बताई है उसे बरतें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। कभी कभी जरा से शोर से आँख खुल जाती है और कभी कभी हंगामा हो बरपा तो भी नींद नहीं टूटती।
ऐसा क्यों होता है, हम बताते हैं। सोचिए आप चैन की नींद सो रहे हैं, तभी आपको कोई आवाज़ लगाता है और आपकी नींद तुरंत टूट जाती है। आप उठकर बैठ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कितना ही आवाज़ क्यों ना लगाता रहे, नींद नहीं टूटती, डोरबेल बजती रहती है, आपकी आंख नहीं खुलती, एकदम कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? दरअसल ऐसा सोने के स्टेजेस की वजह से होता है। हमारी नींद की भी स्टेजेस होती हैं। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के मुताबिक सोने के 4 स्टेजेस होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज में रखा जाता है। पहली कैटेगरी है रेम यानी कि रैपिड आई मूवमेंट, दूसरी है नॉन रेम यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नींद की शुरुआती 3 स्टेज हैं, N1, N2 और N3। ये तीनों नॉन रेम होती हैं। चौथी स्टेज रेम होती है। अब सबसे पहले बात N1 स्टेज की। ये करीब 7 मिनट की होती है। इसमें हम नींद में जा रहे होते हैं। आंख लगना, झपकी लेना, ये सब इसी स्टेज में होता है। इस स्टेज के दौरान इंसान को आसानी से उठाया जा सकता है। N1 स्टेज में दिल की धड़कनें और सांस लेने की स्पीड धीमी होने लगती है, साथ ही शरीर की मांसपेशियां भी रिलैक्स होने लगती हैं। फिर आती है N2 स्टेज। ये करीब 25 मिनट की होती है। इस स्टेज में भी सोने वाले को उठाया जा सकता है, लेकिन बहुत आसानी से नहीं। इसमें हमारे दिल की धड़कन और सांस लेने की स्पीड पहले से भी धीमी हो जाती है। एक तरह से अब अपनी नींद में सेटल होने लगते हैं। अब बारी है N3 स्टेज की। इसमें शरीर गहरी नींद में चला जाता है। व्यक्ति को इस स्टेज से उठाना आसान नहीं होता। इस स्टेज की वजह से ही हम सुबह फ्रेश फील करते हैं। N3 स्टेज में शरीर पूरी तरह से रिकवरी मोड में चला जाता है। इस दौरान हमारा शरीर मांसपेशियों और टिश्यूज़ की मरम्मत करता है, उनके विकास में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को सुधारता है। नींद की आखिरी स्टेज है रेम। ये हमारे सोने के 90 मिनट के बाद शुरू होती है। अब जैसा नाम से पता चल रहा है, रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में हमारे आईबॉल्स यानी आंखों के अंदर ये जो गोल गोल हिस्से हैं, ये आंखों के अंदर ही हिलते हैं। हमारा माइंड भी इस वक्त बहुत एक्टिव होता है और यही वजह है कि इस स्टेज में हमें सपने आते हैं। बाकी शरीर की बात करें तो दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई जाता है। हालांकि इस दौरान थोड़े समय के लिए हमारे हाथ और पैरों की मांसपेशियां पैरालाइज्ड हो जाती हैं, ताकि हम जो सपना देख रहे हैं उस हिसाब से हरकतें ना करने लगें। तो अगली बार जब आपको कोई नींद से उठाएगा, आप समझ जाइएगा कि आप नींद की कौन सी स्टेज में थे। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। आपके दूध के पैकेट और दूध से बनी चीज़ों के डब्बों पर A1 और A2 लिखा होता है। इनका मतलब जानते हैं आप? दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स देश में A1 और A2 लेबल के साथ बिकते रहेंगे। दरअसल 21 अगस्त को FSSAI ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि जिन डेयरी प्रोडक्ट्स पर A1 और A2 की लेबलिंग है उन्हें हटा लिया जाए। लेकिन इस ऐलान के साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने अपनी पुरानी एडवाइजरी वापस ले ली है। अब एडवाइजरी भले ही वापस ले ली गई हो, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके दूध और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स पर A1 और A2 क्यों लिखा होता है? यह हमें बताया डॉक्टर अनु अग्रवाल ने। डॉक्टर अनु अग्रवाल बताती हैं कि A1 और A2 खास तरह के प्रोटीन होते हैं। ये गाय के दूध में पाए जाते हैं। हालांकि गाय की नस्ल के आधार पर इस प्रोटीन की बनावट में बदलाव हो सकता है। आमतौर पर गाय के दूध में जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है वो है कैसिन। अब कैसिन प्रोटीन भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। इनमें बीटा कैसिन बहुत आम है। A1 गाय के दूध में A1 बीटा कैसिन होता है और A2 गाय के दूध में A2 बीटा कैसिन होता है। A1 बीटा कैसिन उत्तरी यूरोप में पाई जाने वाली गाय की नस्लों में होता है, जैसे कि आयरशायर, ब्रिटिश शॉर्थॉर्न, हॉल्स्टीन और फ्रिशियन गाय के दूध में। वहीं A2 बीटा कैसिन ज़्यादातर चारोलिस, गर्नजी, जर्सी और लेमोसिन नस्ल वाली गाय के दूध में होता है। अब बात आती है कि दोनों में से हमारे लिए बेहतर कौन सा है। डॉक्टर अनु बताती हैं कि आमतौर पर A2 दूध हमारे लिए अच्छा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे पचाना आसान होता है। वैसे इस बात का अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हालांकि कुछ अडल्ट्स में A1 दूध पीने के बाद पाचन से जुड़ी दिक्कतें देखी गई हैं, जैसे उन्हें ब्लोटिंग की शिकायत हो जाती है, गैस हो जाती है या फिर दस्त लग जाते हैं, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। आज से हद पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।